Dear students of class 10th, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अकबर क्लासेस। अकबर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग क्लास 10 की केमिस्ट्री में अब तक 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट लास्ट चैप्टर हमारा था, उसमें कुछ टॉपिक्स शायद रह चुके हैं तो उसको डिस्कस बाद में करेंगे। उससे पहले हम एक नया चैप्टर आज शुरू करेंगे जो 10th के सिलेबस से बाहर एक चैप्टर है, लेकिन इसका एप्लीकेशन है, ये अलग अलग चैप्टर्स में आपको इंट्रोड्यूस होगा अलग अलग ज़रिए से, लेकिन इसको हम एक चैप्टर अलग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर को क्लास 11 में भी पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में भी पढ़ेंगे। इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्डिंग को समझना बहुत ही ज़रूरी है कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग का कुछ पार्ट आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स में आएगा, कुछ पार्ट आ जाएगा आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में। तो हम अलग अलग चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा पार्ट ना पढ़ के एक साथ इसको एक चैप्टर में सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें क्लास 10th में ज़रूरत पड़ेगी और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हाई करेंगे। और पूरा जो केमिकल बॉन्डिंग का डिटेल डिस्कशन है वो क्लास 11th में पढ़ेंगे, फिर आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, मास्टर्स में पढ़ेंगे। अभी उतना ज़्यादा डिटेल हम लोग नहीं पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर क्लास 9 में आप पढ़े थे, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट पढ़े थे, कैसे कैसे अलग अलग एटॉमिक थ्योरीज आई और डेवलपमेंट हुआ और फाइनली हमारे पास एक क्वांटम थ्योरी है। उसी तरह से जो हमारा केमिकल बॉन्डिंग है इसमें भी अलग अलग थ्योरी धीरे धीरे डेवलप हुई है, लेकिन एक क्लासिकल थ्योरी जो अब भी पढ़ी जाती है, जो सबसे पहले जो थ्योरी दी गई थी, उस थ्योरी को भी अगर आप पढ़ें तो कुछ चीज़ें केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड समझ सकते हैं। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, कंपाउंड्स का फॉर्मेशन को आप समझ सकते हैं। इसीलिए क्लासिकल कॉन्सेप्ट को हम लोग डील करेंगे इन पर्टिकुलर लेक्चर्स में क्लास 10th के लेवल पर। आ रही बात समझ में? तो शुरू करते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ने क्या क्या जा रहे हैं हम लोग। तो चैप्टर जो होगा वो आपके सिलेबस से हट के होगा। दिस इज़ केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड। ये केमिकल बॉन्ड है क्या? केमिकल बॉन्ड किसे कहेंगे हम, ठीक है। आप डिफरेंट स्पीसीज देखते हैं, केमिकल स्पीसीज। फॉर एग्जांपल मैंने एक केमिकल स्पीसीज बात की O2, किसी ने बात की H2O, ये सब मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह से NaCl है। दीज आर द डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज में जो एलिमेंट के एटम्स हैं वो कंबाइंड फॉर्म में हैं। इन केस ऑफ ऑक्सीजन O2, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंबाइंड होकर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाता है। उसी तरह से वाटर के केस में, H2O के केस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइंड है। उसी तरह से फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड में सोडियम आयन होता है और क्लोराइड आयन होता है। तो इन डिफरेंट स्पीसीज में डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स किस तरह से जुड़ रहे हैं, इन्हीं बातों को डील करने के लिए जो चैप्टर है उसका नाम हो गया केमिकल बॉन्डिंग। और जो फैक्टर है, द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स टू फॉर्म अ सिंगल स्पीसीज, उसी को हम लोग बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। यानी कि केमिकल बॉन्ड एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से अलग अलग एटम्स, अलग अलग आयंस एक केमिकल स्पीसीज में अट्रैक्टेड रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो आप क्या बोलेंगे कि केमिकल बॉन्ड एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है। ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या करता है, डिफरेंट एटम्स को या फिर डिफरेंट आयंस को होल्ड करता है किसी केमिकल स्पीसीज में। ये केमिकल स्पीसीज या तो मॉलिक्यूल होगा या फिर फॉर्मूला यूनिट होगा या फिर कोई आयन ही हो सकता है। आ रही बात समझ में? या तो ये केमिकल स्पीसीज एक मॉलिक्यूल होगा या फिर फॉर्मूला यूनिट होगा या आयन होगा, क्योंकि बहुत सारे आयन्स भी होते हैं जिसमें एटम्स जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ SO4 2-, यहाँ पर भी डिफरेंट एटम्स जुड़े हुए हैं। तो डिफरेंट केमिकल स्पीसीज में अलग अलग एलिमेंट्स के एटम को होल्ड करने के लिए जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसी अट्रैक्टिव फोर्स को आप क्या बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड। तो लेट्स डिफाइन किसे बोलेंगे, केमिकल बॉन्ड। द अट्रैक्टिव फोर्स, लिखते जाइए आप साथ साथ, which holds different types of, टाइप्स लिखने की भी जरूरत नहीं, डिफरेंट एटम्स
डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं। या तो एटम्स होंगे, या तो आयंस होंगे, या फिर और कुछ हो सकता है। तो द अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइक एटम्स, आयन इन a chemical species, केमिकल स्पीसीज क्या हो सकता है? आपका मॉलिक्यूल हो सकता है, ये मॉलिक्यूल सबको पता है, या फिर फार्मूला यूनिट हो सकता है। फार्मूला यूनिट जानते हैं कि आयन से बनता है, या फिर सिंपली आयन्स भी हो सकता है। तो किसी आयन में या फिर किसी फार्मूला यूनिट में या फिर किसी मॉलिक्यूल में डिफरेंट एटम्स को या आयंस को होल्ड करने के लिए जो अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट वेरी अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड तो आपको समझ में आ गया, लेकिन केमिकल बॉन्ड्स बनते क्यों हैं? ये एटम्स अलग अलग क्यों नहीं हैं? ऑक्सीजन अलग क्यों नहीं रहता है? अरे बात समझ में? इस ऑक्सीजन को इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? यानी कि केमिकल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या है, आप क्या बोलेंगे जिससे ये चीज़ें एक्सप्लेन हो जाए? तो एक थ्योरी पढ़ेंगे आप, एनर्जी की थ्योरी। एनर्जी की थ्योरी क्या कहती है कि जितनी कम एनर्जी होगी किसी भी केमिकल स्पीसीज़ के पास, जितनी कम एनर्जी होगी उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा। स्टेबल तो आपको वर्ड समझ में आ रहा है कि व्हाट डू मीन बाय स्टेबल? स्टेबल होता क्या है? जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना कम वो केमिकली रिएक्ट करेगा। यानी कि जब एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन करता है तो उसकी एनर्जी घट जाती है। एनर्जी घटने की वजह से उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। आ रही बात समझ में? अब ये स्टेबिलिटी किस तरह से आती है? तो एक रूल दिया गया है केमिस्ट्री में जिसको कहा जाता है ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल क्या है, इसको हम लोग डील करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आपको ऑक्टेट रूल समझने के लिए आपको जानना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब कितने लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है मुझे पता नहीं, क्योंकि हम तो अभी बात भी नहीं कर सकते हैं आपसे। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं आता, 9th क्लास में आप उसको जान सकते थे, नहीं जाने हैं तो आप कमेंट्स में बता देंगे कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में दिक्कत है, तो मैं उस पर एक लेक्चर कर दूंगा। बहरहाल इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को डील नहीं करेंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें, उससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ऑक्टेट तभी समझ में आएगा जब आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता हो, लेकिन मैं ऑक्टेट डिस्कस कर दूंगा विदाउट डिस्कसिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब केमिकल बॉन्ड के पीछे रीज़न हमें क्या मिला? स्टेबिलिटी गेन करना है। जब भी कोई केमिकल बॉन्ड बनेगा तो जो उसमें पार्टिकल्स होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, दोज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अटेन्स स्टेबिलिटी। फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी those individual constituent particles combine to form a single species। यानी कि जब कोई डिफरेंट केमिकल पार्टिकल्स मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंबाइन करता है, केमिकल बॉन्ड बनाता है एक नया केमिकल स्पीसीज बनाने के लिए, उसके पीछे रीज़न क्या है? स्टेबिलिटी को गेन करना। तो केमिकल बॉन्ड बनता क्यों है? तो इसके पीछे सीधा साधा कॉन्सेप्ट क्या है? तो केमिकल बॉन्ड्स क्यों बनते हैं, रीज़न फॉर केमिकल बॉन्ड अगर बोला जाए, रीज़न फॉर केमिकल बॉन्ड, तो क्या बोलेंगे? केमिकल बॉन्ड का रीज़न क्या है? टू अटेन स्टेबिलिटी, टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। अब ये जनरली ये स्टेबिलिटी आपके लिए कैसे आएगा? स्टेबिलिटी बाय कंप्लीटिंग ऑक्टेट, बाय कंप्लीटिंग ऑक्टेट। बहुत लोग इसको समझ रहे होंगे ऑक्टेट क्या होता है, लेकिन मैं डिस्कस करूंगा इस क्लास में। बाय कंप्लीटिंग ऑक्टेट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, EC स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जब भी कोई केमिकल बॉन्ड बनता है, रीज़न क्या है? स्टेबिलिटी। अब ये स्टेबिलिटी क्यों आती है? क्योंकि ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है, और ये ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस में होता है? नोबल गैसेस के पास। आप सबको पता होगा शायद कि नोबल गैस क्या होते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, यहाँ भी आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल, इसमें ग्रुप 18 में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसको कहा जाता है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस आर ऑल्सो कॉल्ड इनर्ट गैसेस। दीज गैसेस
जनरली डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, या फिर आप कह सकते हैं ये पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, ये कंबाइन करता ही नहीं है। अब नहीं कंबाइन करता इसका मतलब उसके पास ये है मतलब ये भी है, मतलब उसके पास स्टेबिलिटी है। आगे बात समझिए। तो जितने सारे नोबल गैसेज होते हैं, चाहे आप हीलियम को छोड़ के, एक्सेप्ट हीलियम, इसको छोड़ के नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन है, ये सब के पास ऑक्टेट है। ऑक्टेट क्या होता है मैं डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। अभी आपने इतना लिख लिया कि एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? इट इज अ अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड डिफरेंट constituent particles in different chemical species। different chemical species में different constituent particles को hold करने के लिए जो attractive force है, that very attractive force is called chemical bond। and chemical bond क्यों बनते हैं? for the sake of stability, and this stability is gained by attaining the octet electronic configuration। when there is an octet electronic configuration, minimum is the energy, higher is the stability। यानी कि minimum energy corresponds to the higher stability of a chemical species। this is the rule, universal rule। आप क्या बोल सकते हैं? minimum, ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना है आपको। minimum energy corresponds to the higher stability। ये लाइफ का भी फंडा यही है, जितना कम पैसा उतना ज़्यादा आदमी को आराम है, जितना ज़्यादा पैसा उतनी ज़्यादा दिक्कत है, सोने में उतनी परेशानी। अमीर कम सोते हैं, गरीब ज़्यादा सोते हैं, शायद आपको पता होगा। टेंशन किसको ज़्यादा होता है? अमीरों को, गरीबों को नहीं। तो यही रूल अप्लाई हो रहा है केमिस्ट्री में। मिनिमम इज़ द एनर्जी, हायर इज़ द स्टेबिलिटी। समझ में आ रही बात? तो जब कोई केमिकल बॉन्ड बनता है क्या घटता है? एनर्जी घटता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज एंड हैंस स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। तो कोई भी फंडा यानी कि केमिकल रिएक्शंस होंगे, क्यों होंगे? स्टेबिलिटी जहां मिलेगी। स्टेबिलिटी नहीं होगी तो बाय फोर्स आपको रिएक्शन को कराना पड़ेगा। कोई रिएक्शन अपने आप हो जाता है, उसके पास खुद की टेंडेंसी है, होने की चाहत है उसके पास होने की, इसका मतलब उसमें स्टेबिलिटी आ रही है। स्टेबिलिटी आ रही तो एनर्जी घट रही है। समझ में आई बात? स्टेबिलिटी बढ़ती है एनर्जी घटने से। वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हैं। कितने तरह के केमिकल बॉन्ड्स हम लोग पढ़ सकते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स कैन बी स्टडीड, ठीक है। अब हमने कहा कि केमिकल बॉन्ड्स बनने के लिए, केमिकल बॉन्ड्स बनाते हैं जब, तो ऑक्टेट पूरा होता है। तो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को हम लोग समझते हैं कि ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता क्या है। व्हाट इज ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन? तो जानते हैं हम लोग पहले ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आई होप सबको पता होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सबको पता होना चाहिए कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स और शेल्स। आप शायद आप में से बहुतों को ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, तो आप शेल समझें, शेल जिस पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। हीलियम से हम शुरू करते हैं। हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है, इसका 86 होता है, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपके पास होता है KLMN, पहला शेल K, फिर L, फिर M, फिर N। अब जानते हैं पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18, फिर 32। कौन सा रूल? 2n², ठीक है। 2n², इसको पता है, पता नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन, पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2 8 2 8 8 2 8 18 8 2 8 18 18, फिर हो गया 8, ठीक है। 2 8 18 32 18 8। आप देख सकते हैं, आप काउंट करके देख सकते हैं। तो इन सारे एलिमेंट्स में एक्सेप्ट हीलियम को छोड़ के, हीलियम 2 में ही काम अपना पूरा कर लेता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन सेकंड सेल में, फर्स्ट सेल में हो सकता है, इसी में ये स्टेबल हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं डुएट, ठीक है। बाकी सब में 8 8 8 8 8 होता है,
ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इन दी वैलेंस शेल। अगर वैलेंस शेल में, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल, नियोन का आउटर मोस्ट शेल L है, इसका M है, इसका N है, दिख रहा है आपको अलग अलग, जैसे जैसे आगे आप बढ़ेंगे तो सबके आउटर मोस्ट शेल में 8-8 इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए तब ये ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब स्टेबल, क्या है ये? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो बाकी सारे जितने एलिमेंट्स हैं, अगर वो कोई केमिकल बॉन्ड बना रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है? उसको चाहिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। 8 होता नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम है, ठीक है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप लिखेंगे 2, 8, 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसकी केमिकल रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास नहीं होता तो ये स्टेबल होता, तो वही एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो उसके पास टेंडेंसी होगी एक इलेक्ट्रॉन वो हटा दे अपना। इसी तरह से बाकी सारे एलिमेंट्स ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेंगे? केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। तो इसके लिए एक रूल दिया गया, ऑक्टेट रूल। तो आप लिख लेंगे सब लोग ऑक्टेट रूल क्या होता है। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि ऑक्टेट रूल का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो इतना आप पहले लिख लें, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दी नोबल गैसेज। ये सारे क्या हैं? नोबल गैसेज हैं, आप सबको पता होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं नोबल गैसेज, नोबल गैसेज। इसको आप ग्रुप 18 में पढ़ेंगे, ठीक है। जब आपके पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे इसको डिटेल हम लोग करेंगे। अभी आप इतना लिखें, मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। आई होप लिख लिया होगा आपने। अब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ऑक्टेट रूल क्या कहता है। व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल? कि ऑक्टेट रूल की वजह से, ऑक्टेट की वजह से ही केमिकल बॉन्ड बनते हैं। तो ऑक्टेट रूल जानना बहुत ही ज़रूरी है, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर क्लासिकल केमिकल बॉन्डिंग। पूरा का पूरा क्लासिकल केमिकल बॉन्डिंग इज़ बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, वेरी सिंपल, ठीक है। तो आप इसको ऑक्टेट रूल कहें या फिर कह दें इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। ऑक्टेट रूल का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब ये क्या कहता है? लेट्स राइट दिस स्टेटमेंट। क्या कह रहा है? इसको डेवलप करने वाला साइंटिस्ट कौन था? लेविस एंड कॉसल। इसके पीछे जो हाथ था वो किसका हाथ था? लेविस साहब एंड कॉसल साहब। इसको कुछ लोग कहते हैं लेविस कॉसल अप्रोच भी कहते हैं। लेविस एंड कॉसल साहब 1916 में एक थ्योरी दिया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि एटम्स जो हैं कंबाइन करता है, एटम्स कंबाइन टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड बाई शेयरिंग और ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन देम। या तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है या तो ट्रांसफ़र करता है। वेरी सिंपल। क्या कह रहा है कि एक एटम्स दूसरे एटम के साथ अगर कंबाइन करेगा, यानी कि जब भी दो डिफरेंट एटम्स या फिर सिमिलर एटम्स के बीच में केमिकल कॉम्बिनेशन होगा तो ये दो तरह से हो सकता है। द फर्स्ट वे इज़ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द सेकेंड वे इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफ़र का मतलब एक देगा दूसरा लेगा। तो दो वे हो सकता है केमिकल बॉन्ड्स बनने का, एक शेयरिंग, दूसरा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या कहता है आप लिख लें ज़रा, मैं बोल रहा हूँ। atoms can combine, atoms can combine either by transfer of वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। याद रहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसको पता नहीं है वो ज़रूर कमेंट में लिख दें, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिस्कस करेंगे तो सब चीज़ें मुझे याद आनी चाहिए कि आप लोग क्या क्या नहीं जानते हैं। एटम्स कैन कंबाइन आइदर बाय ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम
और by sharing of valence electrons, sharing of valence electrons in order to have octet इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अभी भी मैंने आपको बताया ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल ये थ्योरी कह रहा है, क्या थ्योरी कह रहा है, एटम्स कंबाइन कर सकता है ट्रांसफ़र करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, ट्रांसफ़र ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफ़र कैसे कैसे हो सकता है, ये ट्रांसफ़र या तो लूज़ या गेन हो सकता है यहाँ पर। और शेयरिंग का मतलब आपको पता है कि शेयरिंग किसे कहते हैं। शेयरिंग ऐसी, शेयरिंग का मतलब आप भी कुछ दे रहे हैं, वो भी कुछ दे रहा है, फिर दोनों उसको शेयर कर रहे हैं। दिस इज म्यूचुअल शेयरिंग। एक शेयरिंग क्या होता है कि एक अकेला आदमी दे रहा है लेकिन शेयर कर रहा है। आ रही बात समझ में। फॉर एग्जांपल ये कमरा है, इस कमरे में एक फ़ैन लगाना है, दो बच्चे एक साथ रह रहे हैं इस कमरे में, तो या तो दोनों बच्चा कंट्रीब्यूट कर रहा है और उस फ़ैन का हवा दोनों को मिल रहा है, बोथ आर एंजॉइंग, दोनों एंजॉय कर रहा है, तो ये म्यूचुअल शेयरिंग है। कभी क्या होता है, एक बच्चा अमीर है एक बच्चा गरीब है, तो जो अमीर है वो पूरा पैसा लगा जाए लेकिन दोनों एक ही कमरे में रह रहा है, दोनों फिर शेयर कर रहा है, तो दिस इज शेयरिंग। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से, एक दूसरे को दे के, एक लूज़ करेगा दूसरा गेन करेगा, इन दोनों तरीके से क्या होता है, एटम्स कंबाइन करते हैं, मतलब केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। क्या होने के लिए, टू हैव octet electronic configuration, in order to have octet electronic configuration, and this theory was given by Lewis and Kossel साहब in 1916। इसके बाद बहुत सारे थ्योरीज और भी आए हैं, लेकिन हम लोग इसी थ्योरी पर स्टिक करेंगे और इसी को एलाबोरेट करेंगे, अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आई होप आपने लिख लिया होगा उसको। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम जितना भी अप्रोच पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग का, जितनी सारी थ्योरी पढ़ेंगे इसी पर बेस्ड पढ़ेंगे, और इस अप्रोच को कहा जाता है लेविस कॉसल अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि कितने तरह के केमिकल बॉन्ड्स हम लोग पढ़ेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स कैन बी डिस्कस्ड। पढ़ने से बहुत तरह के पढ़े जा सकते हैं, लेकिन मेनली टाइप्स जो पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। नंबर 1 पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। इसको कुछ लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। नंबर 2 कोवालेंट बॉन्ड। अब एक कोवालेंट बॉन्ड में एक स्पेशल कोवालेंट बॉन्ड आता है जिसको अलग कैटेगराइज कर दिया, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट कोवालेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवालेंट बॉन्ड। तो वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। कुछ लोग मेटालिक बॉन्ड को भी अलग से पढ़ाते हैं, लेकिन वो हमारा कंसर्न नहीं है। हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ आयनिक बॉन्ड, कोवालेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इन्हीं 3 तरह के बॉन्ड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे अंडर द अप्रोच ऑफ लेविस एंड कॉसल। तो अब हम लोग डिफरेंट अप्रोच को पढ़ेंगे। डिफरेंट अप्रोच तो नहीं पढ़ेंगे, बेसिकली एक ही अप्रोच पढ़ेंगे, दैट इज़ क्लासिकल अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो लिख लें आप लोग, क्लासिकल अप्रोच ऑफ केमिकल बॉन्ड। क्लासिकल अप्रोच को कुछ लोग कहते हैं लेविस एंड कॉसल अप्रोच। क्या इन्होंने बताया, तो ये पूरी थ्योरी जो है ये बेस्ड किस पर है, बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल, ठीक है। द क्लासिकल अप्रोच और लेविस कॉसल अप्रोच इज बेस्ड ऑन ऑक्टेट रूल। ये कंप्लीटली किस पर बेस्ड है, ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रही होगी बात। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स हम लोग पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा लेविस डॉट सिंबल, यानी कि लेविस कॉसल अप्रोच में कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको पहले एक तरह के सिंबल
दिया गया। इस सिंबल्स के सहारे पूरा का पूरा केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है। तो हमें पहले जानना है लीविस डॉट सिंबल होता क्या है। लीविस डॉट सिंबल में होता क्या है, जैसा कि आपको मैं बोलूं ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन आप ओ लिखेंगे सिंबल, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने कहा जाएगा, आप बोलेंगे 2 6, वेरी सिंपल, पहला के में 2 एल में 6, सबको पता है। अब इसी को मैं अगर ओ लिखूँ, इसके साथ इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने 6। इन 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के सिंबल के साथ अगर मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूं, 2 2 4 2 6, तो ये अब बन गया लीविस डॉट सिंबल। तो लीविस डॉट सिंबल में एलिमेंट के सिंबल के साथ उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो डॉट्स हैं, ठीक है, डॉट्स किसको रिप्रेजेंट करता है, डॉट्स रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लीविस डॉट सिंबल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डॉट्स एंड द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, एंड द डॉट्स आर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए सोडियम का लीविस सिंबल, तो आप लिखेंगे सोडियम का, पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, यू हैव 11 एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, और उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, 11। और इसी 11 को आपको अरेंज करना है, पहला शेल में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 1। इसको पता नहीं है उसके लिए अफसोस अफसोस सद अफसोस। ये हो गया उसका सिंबल, एक हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो एक हो गया डॉट। दिस इज हाउ यू कैन राइट लीविस डॉट सिंबल। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 एंड 7, तो 7 इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यू नीड टू राइट द सिंबल फॉर क्लोरीन एंड 7 डॉट्स फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 2 2 4 2 6 और 1 7, so 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए विच आर रिप्रेजेंटेड बाई द डॉट्स। तो डॉट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इज दैट, आई होप कि क्लियर हो रही होगी बात। तो इसी तरह से किसी भी एलिमेंट का अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पता है तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तो आपको लीविस डॉट सिंबल पता है, ठीक है। इसी तरह से मैं मैग्नीशियम अगर लिखना चाहूँ, चलिए मैग्नीशियम लिखना चाह रहा हूँ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। आप क्या लिखेंगे, 2 8 2, ठीक है। अब मैग्नीशियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो आप लिखेंगे 2 डॉट्स। आई होप क्लियर हो रहा होगा, इसीलिए इस सिंबल का नाम होगा लीविस डॉट सिंबल। अब लीविस डॉट सिंबल की मदद से आपको केमिकल बॉन्ड को समझना है, ठीक है। अब हम अलग अलग एग्जांपल्स लेते हैं और उन एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड्स कैसे बन रहे हैं। चलिए इरेज करते हैं इसको। मैं 2 एग्जांपल्स लेता हूं और दोनों में ही समझने की कोशिश करता हूँ। एक आप कंपाउंड ले रहे हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है भाई, सोडियम क्लोराइड, और एक बंदा ले रहा है ऑक्सीजन गैस। चलो बहुत ही सिंपल लेते हैं, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है NaCl, केमिकल फॉर्मूला इसका होता है H2, ठीक है। इसी को हमें देखना है, तो चलिए अप्रोच शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना हो गया भाई, 11 एटॉमिक नंबर, 2 8 1। लीविस डॉट सिंबल क्या हो जाएगा, Na विद अ सिंगल डॉट, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, क्लोरीन, इतना एटॉमिक नंबर 17, तो लिखेंगे 2 8 7। समझ में आ रही बात। अब यहाँ क्या लिखेंगे आप, क्लोरीन विथ हाउ मेनी डॉट्स, 7 डॉट्स, 2 2 4 2 6 और 1 7, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 1 है, इसका 2 8 7 है। ये 7 इसको अगर 1 मिल जाता है कहीं से,
तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और ये एक अगर यहाँ से माइनस हो जाए तो ये ऑक्टेट बन जाएगा। तो इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है ये चाहेगा कि अपना इसको लूज़ कर दे। अब किस स्टेट में जाके लूज़ करेगा दैट इज़ डिफरेंट, दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ कंसर्न। अभी हम लोग ये जान रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये क्या कर सकता है, लूज़ कर सकता है। तो हम दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर, जो ही एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। क्या हो गई, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। यही इसी को हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसफ़र हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, ट्रांसफ़र। इस ट्रांसफ़र में एक लूज़ कर रहा है, ये लूज़ कर रहा है, ये गेन कर रहा है। यहाँ गेनिंग, यहाँ लूजिंग। यहाँ क्या हो रहा है भाई, लूजिंग, और यहाँ क्या हो रहा है, गेनिंग। लूजिंग और गेनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र बोलते हैं। गेन करने पर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। अरे बात समझ में, 2 8 7 था, अब क्या हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। पहले इसके पास क्या था, 17 इलेक्ट्रॉन था। इनिशियली इसके पास 17 प्रोटॉन था और 17 इलेक्ट्रॉन था। अब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा आ गया तो आप बोलेंगे 17 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए इस पर आपको अब दिखाना है नेगेटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसको इस तरह से लिखा जाता है। और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 2 8। तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो आप जो ऑक्टेट रूल पढ़े थे कि ट्रांसफ़र होता है फॉर इन ऑर्डर टू अटेन ऑक्टेट, तो ऑक्टेट हो गया और आपका बन गया Na। सोडियम के पास पहले क्या था, 11 प्रोटॉन था, 11 इलेक्ट्रॉन था। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद अब इसके पास हो गए 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया और 11 प्रोटॉन का मतलब एक प्रोटॉन ज़्यादा है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट हो गया। अब 2 अपोजिट चार्जेस हैं यहाँ पर, ये आयंस बन गए। क्या बन गए, आयंस बन गए। ये एक बन गया आयन आपका, ये एक बन गया आयन। तो ये एक आयन हो गया, इस आयन को आप क्या बोलते हैं, कैटायन। अभी मैं बताता हूँ कि जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको आप बोलते हैं कैटायन, और जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको आप क्या बोलते हैं, एनायन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। 2 अपोजिट चार्ज के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। जानते हैं आप चार्ज का नेचर क्या होता है, नेचर ऑफ चार्ज अगर आपने पढ़ा होगा, थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो आपने ये जाना होगा कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दिस इज द नेचर ऑफ द चार्जेस, एंड लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर। तो यहाँ पर दोनों अपोजिट चार्ज है तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा भाई, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इसी को तो हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। यही तो हमारा केमिकल बॉन्ड है भाई साहब, यही तो हमारा हो गया केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड हो गया। लेकिन ये केमिकल बॉन्ड किसके बीच में है, आयंस के बीच में, एनायन और कैटायन के बीच में, यानी कि दोनों आयंस के बीच में है। इसलिए इस केमिकल बॉन्ड का नाम हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। क्या नाम हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये एग्जांपल हो गया सोडियम क्लोराइड का। अब देखते हैं H2 को। किसको देखते हैं, H2, हाइड्रोजन। इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर आप करेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया बस 1, मतलब सिर्फ 1 डॉट। दूसरे भी हाइड्रोजन के पास 1 ही डॉट। अब हाइड्रोजन के बाद जस्ट जो दूसरे हाइड्रोजन के बाद जो नोबल गैस है वो हीलियम, और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके पास 1 होता, तो ये 1 हमेशा क्या होना चाहेगा, 2 होना चाहेगा। तो ये 1 2 होने के लिए ये अगर इसको लूज करके देता है, इसको घाटा हो जाएगा, इसको फायदा हो जाएगा, इसको घाटा हो जाएगा, लेकिन दोनों कंबाइंड है, इसका मतलब दोनों को फायदा है। इसका मतलब यहाँ पर लूज गेन नहीं होगा। तो लूज गेन नहीं होगा तो क्या करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो एक दूसरे को शेयर करेगा। क्या करेगा, शेयर। तो इस शेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरह से दिखाते हैं कि ये इसके साथ शेयर कर रहा है, ये इसके साथ शेयर कर रहा है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के पास हो गया, और यहाँ पर डुएट हो गया। क्या हो गया, डुएट। और डुएट भी क्या स्टेबल होता है, ये भी हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, एंड हीलियम इज अ नोबल गैस एंड नोबल गैसेज आर स्टेबल। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है 1 बॉन्ड। तो आप लिखेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 1 बॉन्ड बना, और ये आपका कैसा बॉन्ड है भाई, कोवालेंट बॉन्ड है। लेकिन 1 बॉन्ड है इसलिए इसको बुलाया था सिंगल कोवालेंट बॉन्ड।
आई होप आपको दो तरह के बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम लोग डिटेल इंशाल्लाह करेंगे इन द नेक्स्ट कमिंग लेक्चर। तब तक के लिए आप इतना आप समझें, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो कोवालेंट बॉन्ड क्या है उसको डिटेल करेंगे, आयनिक बॉन्ड क्या है उसको डिटेल करेंगे, और इन दोनों बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल कंडीशंस पढ़ेंगे। और हम लोग ये भी जानेंगे किस तरह के एटम्स कोवालेंट बॉन्ड को बनाने के लिए फेवर करेगा और किस तरह के एटम्स आयनिक बॉन्ड्स बनाने के लिए फेवर करेगा। तब तक के लिए इतना आप समझें और एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।